नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी। और संजीवनी टीवी पर हम बात करने वाले हैं लास्ट वीक के आखिर में आए बैंकिंग सेक्टर से एक के बाद एक बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबरों की। और वो महत्वपूर्ण खबरें क्या थी? 5 प्रमुख बैंकों ने अपने क्वार्टर 1 यानी कि अप्रैल 2026 से लेकर जून 2026 तक के तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए। दोस्तों, कोई बैंक मार्केट एक्सपेक्टेशन से आगे निकला तो किसी की ग्रोथ स्टोरी ने पूरे बाजार को चौंका दिया। तो आइए एक एक करके ठहर ठहर कर पूरी तस्वीर को समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक यानी कि एचडीएफसी बैंक की। बैंक ने स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट दर्ज किया है लगभग 19,060 करोड़ रुपए, जो पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में करीब 5% ज्यादा है। दोस्तों, नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि एनआईआई रहा है 33,530 करोड़ रुपए, जिसमें करीब 6.5% यानी कि एग्जैक्टली बात करें तो 6.7% की सालाना बढ़त दिखाई दी है। जबकि लोन ग्रोथ रही है दोस्तों 15.4% और नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी कि निम रहा है 3.26%, एग्जैक्टली 2.25% कह सकते हैं। तो अब सवाल दोस्तों यहां पर यह है कि क्या ये नतीजे वाकई अच्छे हैं या सिर्फ ठीक ठाक कहे जा सकते हैं। अगर हम सिर्फ हेडलाइन के नंबर्स देखें तो 5% की ग्रोथ बहुत ज्यादा आकर्षक नहीं लगती, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती। पिछले साल की इसी तिमाही में बैंक को अपने सहायक कंपनी एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ के जरिए एक मुश्त फायदा मिला था। अगर उस वन ऑफ गेन को हटाकर देखा जाए तो इस बार की कोर बिजनेस ग्रोथ कहीं ज्यादा मजबूत बैठती है और यही असली संकेत है कि बैंक का मूल कारोबार कमजोर नहीं पड़ा है। मार्केट एक्सपेक्टेशंस की तुलना में अगर हम देखें तो कुछ बड़े ब्रोकरेजेस का अनुमान इससे थोड़ा ऊंचा था तो कुछ का इससे थोड़ा कम, यानी कि कुल मिलाकर बैंक ने ना तो निवेशकों को निराश किया और ना ही उन्हें चौंकाया, बल्कि एक संतुलित तस्वीर पेश की है। लेकिन मार्जिन प्रेशर यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। निम्न पिछली तिमाही के 3.38% से घटकर 3.26% पर आ गया है, जो बैंक के अपने ही हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में सबसे निचला स्तर है। और इसकी दोस्तों सबसे बड़ी वजह है कि डिपॉजिट कॉस्ट का लगातार ऊंचे बने रहना और बैंक को जमा पर जो ब्याज चुकाना पड़ रहा है वह एसेट से मिलने वाली यील्ड जितनी तेजी से नीचे नहीं आ रहा, यानी दोनों तरफ की गति में तालमेल नहीं बैठ पा रहा। और यही वह वजह है जहां कोई भी सामान्य निवेशक आसानी से समझ सकता है कि बैंकिंग बिजनेस असल में एक मार्जिन का बिजनेस है। जितना सस्ता पैसा जुटाया जाए और जितना महंगा पैसा उधार दिया जाए, फायदा उतना ही ज्यादा होता है। यानी कि जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, चाहे एफडी के रूप में करें, चाहे सेविंग अकाउंट में करें, चाहे रिकरिंग डिपॉजिट में करें, तो हमें बैंक बहुत ही मामूली सा ब्याज देता है, 4 से 6%, 7%। लेकिन जब हम वही उससे लोन लेने जाते हैं तो 12 से 15, 18, 20% तक का वो हमसे ब्याज लेता है। तो पैसा हमसे सस्ता लेता है लेकिन हमको महंगा 2 गुने 3 गुने ब्याज पर पैसा हमको वापस देता है, वही बैंक का मुनाफा होता है। खैर, दूसरी तरफ दोस्तों 15.4% की लोन ग्रोथ यह दिखाती है कि बैंक अब भी काफी आक्रामक तरीके से कर्ज बांट रहा है, खासकर कॉर्पोरेट और एसएमई सेगमेंट में, जबकि रिटेल लोन ग्रोथ इसकी तुलना में थोड़ी धीमी बनी हुई है। और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर के बाद बैंक अब उस चरण में है जहां वह अपनी बैलेंस शीट को धीरे धीरे संतुलित करने में जुटा है। डिपॉजिट ग्रोथ को लोन ग्रोथ के जितना करीब लाया जा सके, बैंक की कोशिश अभी यही रहेगी। और आगे की अर्निंग्स ग्रोथ काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि डिपॉजिट कॉस्ट कब तक नीचे आता है और निम कब जाकर स्थिर होता है। फिर भी आकार, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ग्राहकों का भरोसा और बैलेंस शीट की स्थिरता के लिहाज से एचडीएफसी बैंक अभी भी बैंक निफ्टी का सबसे मजबूत पिलर बना हुआ है और आने वाले समय में भी यही स्थिति बने रहने की संभावना है। खैर, अब आगे चलते हैं और देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक क्या कह रहा है, जिसके नतीजों ने काफी हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। तो बैंक का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट रहा है लगभग 14,800 करोड़ रुपए, जिसमें पिछले साल की तुलना में करीब 15.9% की शानदार बढ़त दर्ज हुई है और एनआईआई ग्रोथ रही है करीब 12.5%, यानी कि 12.7% एग्जैक्टली। और ग्रॉस एनपीए घटकर 1.38% यानी कि 1.25% से ज्यादा और 1.5% से कम आप इसको कह सकते हैं। तो एग्जैक्टली हम देख रहे हैं कि 1.38% पर आ गया, जो एक साल के
जो एक साल पहले की तुलना में काफी बेहतर स्थिति है। तो जब एक साल पहले से बेहतर स्थिति है तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आईसीआईसीआई बैंक लगातार तिमाही दर तिमाही इतना बेहतर प्रदर्शन क्यों कर पा रहा है। तो इसका जवाब है एसेट क्वालिटी और क्रेडिट कॉस्ट के बीच का बेहद सटीक संतुलन। जब ग्रॉस एनपीए लगातार घटता जाता है तो बैंक को अपने बैड लोन्स के लिए कम प्रोविजंस रखनी पड़ती हैं और प्रोविजंस में जो भी बचत होती है वह सीधे सीधे बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट में जुड़ जाती है। और यही वह संकेत है जिस पर बाजार की नजर सबसे ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट कम रहने का मतलब है कि बैंक का लोन बुक साफ सुथरा है, ग्राहकों का चुनाव सही तरीके से हो रहा है और भविष्य में बड़े झटकों की आशंका भी काफी कम है। अगर हम प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में इसकी तुलना एचडीएफसी बैंक से करें तो आईसीआईसीआई बैंक की प्रॉफिट ग्रोथ कहीं ज्यादा तेज है। हालांकि बैलेंस शीट का कुल आकार अभी भी एचडी बैंक से छोटा बना हुआ है। एफिशिएंसी यानी दक्षता के मामले में आईसीआईसीआई बैंक पिछले कई सालों से लगातार एक बेंचमार्क की तरह उभरा है, चाहे बात हो कॉस्ट टू इनकम रेशियो की या फिर हो रिटर्न ऑन एसेट्स की या फिर हो डिजिटल बैंकिंग की या फिर हो एडॉप्शन की। जहां बैंक ने टेक्नोलॉजी में भारी निवेश किया है, अगले 2 से 3 वर्षों की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ग्रोथ ड्राइवर्स रहेंगी रिटेल लेंडिंग का लगातार विस्तार, डिजिटल और मोबाइल बैंकिंग में और गहरा निवेश और छोटे व मझोले उद्यमों यानी कि एसएमई सेगमेंट में पेनिट्रेशन बढ़ाना, जो अब तक इसकी ग्रोथ स्टोरी की रीढ़ बना हुआ है। दोस्तों अब आगे चलते हैं, समझते हैं, बात करते हैं कि इस पूरी तिमाही के सबसे दिलचस्प और सबसे चर्चित नतीजे की। तो किसके रहे? यस बैंक के। जी हाँ दोस्तों, यहां हमें जरा ठहर कर थोड़ा विस्तार से समझना होगा। क्यों? क्योंकि इस बैंक की कहानी बाकी सबसे बिल्कुल अलग है, जुदा है। बैंक का नेट प्रॉफिट रहा है 1071 करोड़ रुपए, जिसमें करीब 34% की सालाना बढ़त दिखाई दी है। एनआईआई ग्रोथ रही है 17.5% और लोन ग्रोथ रही है 18.3%। दोस्तों अब सवाल यहां पर यह है कि क्या यस बैंक वाकई अपने टर्न अराउंड फेज में पूरी तरह से प्रवेश कर चुका है या अभी भी यह सफर अधूरा है। तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें 2020 के उस बड़े संकट तक वापस जाना होगा जब बैंक की बैलेंस शीट इतनी कमजोर हो गई थी कि खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इंटरफेयर करना पड़ा था और एसबीआई समेत देश के कई बड़े बैंकों ने मिलकर एक रेस्क्यू पैकेज के जरिए इस बैंक को संभाला था। और उस समय से लेकर आज तक की रिकवरी की कहानी किसी सीखने लायक केस स्टडी से दोस्तों कम नहीं है। और उसके बाद से बैंक ने कदम दर कदम बहुत ही पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ अपनी बैलेंस शीट को साफ सुथरा करने का काम किया है। पुराने बैड लोन्स की गहराई से पहचान की गई, जरूरत के हिसाब से भारी प्रोविजंस बनाई गई और धीरे धीरे एसेट क्वालिटी को मजबूत किया गया। और आज बैंक का ग्रॉस एनपीए घटकर 1.3% के आसपास आ गया है, जो 2020 के मुकाबले कई गुना बेहतर स्थिति है, जब यह आंकड़ा 15% से भी ऊपर था। लेकिन असली कहानी दोस्तों यहां से शुरू होती है। बैंक का जो कोर बिजनेस है यानी कि कासा यानी कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स और रिटेल लेंडिंग, वो अब हर गुजरती तिमाही के साथ धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। और यही सबसे बड़ा भरोसे वाला संकेत है, क्योंकि इसका मतलब है कि ग्रोथ अब सिर्फ ट्रेजरी गेन्स या वन ऑफ आइटम्स पर निर्भर नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के मूल बैंकिंग बिजनेस से आ रही है। और गवर्नेंस के मोर्चे पर भी बड़े और अहम बदलाव आए। दोस्तों एक नई और अनुभवी लीडरशिप टीम, पहले से कहीं बेहतर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क और हाल ही में मूडीज, केयर, आईसीआरए जैसी प्रमुख रेटिंग एजेंसी से मिले अपग्रेड्स और साथ ही एसएनपी ग्लोबल से पहली बार मिली इंटरनेशनल रेटिंग, यह सब मिलकर यह भरोसा दिलाते हैं कि बैंक की बैलेंस शीट आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। तो क्या आने वाले वर्षों में बैंक के लिए ग्रोथ संभव है? संभावना दोस्तों काफी बनती दिखाई दे रही है, लेकिन इसके लिए बैंक को अपनी डिपॉजिट फ्रेंचाइजी को और ज्यादा गहरा करना होगा, क्योंकि बड़े प्राइवेट बैंक्स की तुलना में अभी भी इसकी कॉस्ट ऑफ फंड्स ऊंची बनी हुई है। क्या यस बैंक अपना 2020 से पहले वाला वर्चस्व पूरी तरह से वापस पा सकता है?
तो यहाँ पर दोस्तों एक बेहद लंबी और धैर्य मांगने वाली प्रक्रिया होगी, जिसमें अभी कई और साल लग सकते हैं। और इसके लिए जरूरी होगा कि बैंक अपनी मार्जिन को धीरे धीरे बड़े प्राइवेट बैंक्स के करीब लेकर आए। और सबसे बड़ी दोस्तों जो चुनौतियां हैं जो अभी बाकी हैं वे हैं कॉस्ट ऑफ फंड्स को नीचे लाना, बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स का भरोसा फिर से पूरी तरह से जीतना और प्रॉफिटेबिलिटी को हर तिमाही स्थिर बनाए रखना, ना कि सिर्फ एक दो अच्छी तिमाहियों तक सीमित रखना। तो किन परिस्थितियों में ये बैंक फिर से टॉप प्राइवेट बैंक की श्रेणी में लौट सकता है? तो दोस्तों इसके लिए जरूरी होगा कि अगले 4 से 5 तिमाहियों तक एसेट क्वालिटी और कोर अर्निंग्स दोनों में लगातार सुधार दिखाई दे। और बिना किसी बड़े झटके के निवेशकों की सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि प्रॉफिटेबिलिटी अब स्थिर और भरोसेमंद तरीके से आगे बढ़े। जबकि सबसे बड़ी चिंता यह बनी रहती है कि क्या बैंक कभी बड़े प्राइवेट बैंक्स जितना मार्जिन और एफिशिएंसी हासिल कर पाएगा? तो कुल मिलाकर दोस्तों यह निष्कर्ष ना तो पूरी तरह से आशावादी है और ना ही निराशावादी। बैंक निश्चित रूप से सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन असली मंजिल तक पहुंचने का रास्ता अभी काफी लंबा है। तो इसलिए इस पर नजरें बनाए रखें और अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो इसकी बढ़िया से रिसर्च करें, पड़ताल करें और देखें कि क्या ये आपके पोर्टफोलियो में रहने लायक है, और रहने लायक है तो कितने परसेंट तक रहने लायक है। खैर आगे चलते हैं और चलते हैं अब आरबीएल बैंक की तरफ। दोस्तों बैंक की प्रॉफिट ग्रोथ रही है करीब 27%, जो इसके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में लगातार आ रहे सुधार को दिखाती है। एसेट क्वालिटी भी स्थिर बनी हुई है और प्रोविजंस पर दबाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन इस तिमाही की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर रही है एमिरेट्स एनबीडी का बड़ा निवेश, जिसके तहत ये वैश्विक बैंक अब आरबीएल बैंक में बड़ी हिस्सेदारी और प्रमोटर का दर्जा हासिल कर चुका है। दोस्तों यह वाकई एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि इससे बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी एक ही झटके में काफी मजबूत हो गई है और आगे चलकर कॉस्ट ऑफ फंड्स के घटने की भी उम्मीद बन गई है। मिड साइज प्राइवेट बैंक्स के लिए यह एक साफ संकेत है कि वैश्विक कैपिटल अब भी भारतीय बैंकिंग सेक्टर में पूरा भरोसा दिखा रहा है और आने वाले समय में कंसोलिडेशन तथा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का यह दौर आगे भी जारी रह सकता है। तो क्या आरबीएल बैंक अब एक नए ग्रोथ साइकिल में प्रवेश कर रहा है? तो शुरुआती संकेत तो दोस्तों सकारात्मक है, लेकिन असली तस्वीर अगली 2-3 क्वार्टर्स में ही साफ हो पाएगी, जब यह देखा जाएगा कि नई मिली कैपिटल का इस्तेमाल लोन ग्रोथ और डिपॉजिट फ्रेंचाइजी बढ़ाने में कितनी अच्छी तरह से किया जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगले बैंक की, और वो है कौन? इंडियन बैंक। दोस्तों यह पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की समग्र सेहत का एक बेहद अच्छा उदाहरण बनकर सामने आया है। बैंक की प्रॉफिट ग्रोथ रही है करीब 10% और एनआईआई यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम बहुत ही मजबूत बना रहा और एसेट क्वालिटी में भी दोस्तों लगातार सुधार दिखाई दिया। दोस्तों यह सब मिलकर यह दिखाता है कि पीएसयू बैंकिंग साइकिल अभी भी काफी मजबूत बना हुआ है। सरकार के बढ़ते हुए कैपेक्स पर जोर और क्रेडिट ग्रोथ में लगातार आ रहा सुधार दोनों मिलकर पीएसयू बैंक्स को एक मजबूत सहारा दे रहे हैं। अगर हम इंडियन बैंक की तुलना बाकी पीएसयू बैंक से करें तो इसकी एसेट क्वालिटी और कैपिटल पोजीशन दोनों ही तुलनात्मक रूप से बेहतर नजर आते हैं, जो इसे इस पूरे सेगमेंट में एक भरोसेमंद और स्थिर नाम बनाते हैं। तो दोस्तों आरबीएल बैंक तो दोस्तों अब एक बार हम सभी पांचों बैंक का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। अगर सबसे मजबूत नतीजों की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक दोनों ने ही मार्केट एक्सपेक्टेशंस को सबसे बेहतर तरीके से पार किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी स्थिरता, एफिशिएंसी और मजबूत एसेट क्वालिटी के दम पर, और यस बैंक ने अपनी तेज ग्रोथ परसेंटेज और भरोसेमंद टर्न अराउंड स्टोरी के दम पर, जबकि एचडीएफसी बैंक के नतीजों को इसकी तुलना में थोड़ा मिक्स्ड कहा जा सकता है, क्योंकि एब्सोल्यूट नंबर्स तो काफी मजबूत हैं लेकिन मार्जिन प्रेशर साफ साफ नजर आ रहा है। और ग्रोथ के मामले में सबसे तेज रही है यस बैंक, जिसकी प्रॉफिट ग्रोथ 34% के आसपास रही है, जिस पूरी लिस्ट में सबसे ऊंची है। एसेट क्वालिटी के मामले में आईसीआईसीआई बैंक और इंडियन बैंक दोनों ही सबसे मजबूत स्थिति में है। और सबसे बड़ी चुनौतियां
फिलहाल एचडीएफसी बैंक के सामने है, जहां मार्जिन प्रेशर को संभालना जरूरी होगा, और यस बैंक के सामने, जहां कॉस्ट ऑफ फंड्स को और नीचे लाना अभी बाकी है। तो कुल मिलाकर बैंकिंग सेक्टर की ओवरऑल हेल्थ स्थिर और सकारात्मक दिखाई देती है, जहां प्राइवेट और पीएसयू दोनों तरह के बैंक अपनी अपनी रफ्तार से लेकिन भरोसेमंद तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आपको बैंकिंग सेक्टर के ऊपर कितना भरोसा करना है, कितना विश्वास करना है। तो बाकी के जो भी बैंक्स बचे हुए हैं, कोटक बैंक है और जो दूसरे बैंक्स हैं, इनके भी नतीजों को देखते हैं, और आने वाले समय में जो स्टोरी इन 5 बैंकों के नतीजों ने दिखाई है, वो तो फिलहाल काफी मजबूत दिखाई दे रही है, और आने वाले समय में अगर बैंक निफ्टी इन्हीं बैंकों के आधार पे और मजबूत होता हुआ आगे बढ़ता हुआ हमको दिखाई देगा। दोस्तों, ये एनालिसिस हमारा कैसा लगा, हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि अगर हम जो नए रिजल्ट्स आने वाले हैं उनका जब एनालिसिस करते हैं, तो जो बातें अगर आप चाहते हैं जानना जो इसमें हमसे छूट गई हैं, तो उनको भी हम शामिल कर सकें। अभी तक यदि आपने हमारे संजीवनी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं व्हाट्सएप के जरिए, और अगर हो सके तो हमारी संजीवनी टीवी की मेंबरशिप भी लें और हमारे परिवार का, संजीवनी टीवी परिवार का सदस्य बने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।